हेलो दोस्तों, आज हम लोग खान सर के द्वारा जो पॉकेट किलर क्वेश्चन किलर बुक लाया गया है। खान सर के द्वारा जो क्वेश्चन किलर बुक लाया गया है उसका हम लोग हिस्ट्री का बुक देख रहे हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत इसका आज दूसरा वीडियो है और क्वेश्चन किलर बुक हिस्ट्री का 8वां वीडियो है। इसके पहले इसका 7 और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं धार्मिक ग्रंथ के बारे में। ये खान सर के द्वारा जो क्वेश्चन किलर बुक लाया गया है, जो सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। पुराणों की संख्या है। पुराणों की संख्या है कितनी है? 18 है। ये क्वेश्चन कब आया था? प्रयोगशाला सहायक पीटी 25/5/2003 को और एपीओ पीटी 1/3/14 को। तो देखते हैं पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या क्या है? 18 है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया। कहाँ से? मुंडक उपनिषद। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मुंडक उपनिषद से लिया गया। जो किससे? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह सच और सत्य की विजय को दर्शाता है। इसका मतलब है सत्य की ही जीत होती है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ से सत्यमेव जयते उल्लिखित है। भारत के क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ में सत्यमेव जयते उल्लिखित है। श्रीमद् भागवत के रचयिता का नाम था। श्रीमद् भागवत के रचयिता कौन थे? श्री वेदव्यास। श्रीमद् भागवत गीता की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने की थी। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को धर्म, कर्म और जीवन के उपदेश दिए। यह गीता 18 अध्याय में 700 श्लोक का प्रथम है जो योग और अध्यात्म का सार प्रस्तुत करता है। जो क्या? योग और अध्यात्म का सार प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से किस पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? निम्नलिखित में से किस पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद और रामचरितमानस की ऋग्वेद और क्या? रामचरितमानस की पांडुलिपियों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ऋग्वेद पांडुलिपियों को ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को के विश्व स्मृति में 2007 में शामिल किया गया है। रामचरितमानस के सचित्र पांडुलिपियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड क्या? रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। उपनिषदों में मुक्त विवेचन है। उपनिषदों में मुक्त विवेचन है किसका? देखते हैं। दर्शन शास्त्र का। उपनिषद में मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र का विवेचना होता है। उपनिषद में कितना मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र का विवेचना होता है। ये भारतीय प्राचीन ग्रंथ आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष और ब्रह्म ज्ञान के बारे में गहराइयों से चर्चा करते हैं जिससे भारतीय दर्शन की नींव रखी गई है। जिससे क्या है? भारतीय दर्शन की नींव है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी? 108 है। रामचरितमानस किसने लिखी है? रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है। किसने लिखी है? तुलसीदास ने। महाकवि तुलसीदास ने महाकवि तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी और वे मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। क्या थे? मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। वे मध्यकालीन हिंदी साहित्य के महान राम भक्त थे। इसे तुलसी रामायण, इसे क्या है? तुलसी रामायण, तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। तुलसीदास की अन्य रचना पार्वती मंगलम, जानकी मंगलम, रामच प्रश्न, कृष्ण गीतावली आदि हैं। बौद्ध साहित्य लिखा गया है। बौद्ध साहित्य लिखा गया है किसमें? पाली भाषा में। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध साहित्य मूल रूप से पाली भाषा में लिखा गया। बौद्ध साहित्य क्या है? मूल रूप से पाली भाषा में लिखा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश वाली भाषा में बुद्ध ने अपने उपदेश वाली भाषा में बौद्ध धर्म के 3 पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक सबसे महत्वपूर्ण है।
महायान बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को संस्कृत में लिखा गया। महायान जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है किसमें संस्कृत में लिखा गया। रामायण किसने लिखी है। रामायण वाल्मीकि ने लिखी है। रामायण किसने महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण की रचना किसने महर्षि वाल्मीकि ने की थी। यह एक महाकाव्य है जिसमें भगवान श्री राम की गाथा है। यह एक महाकाव्य जिसमें भगवान श्री राम की गाथा है। इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। रामायण को 7 कांडों में बांटा गया। रामायण कितने 7 कांडों में बांटा गया। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, उत्तर कांड। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई है। तो धर्मशास्त्र के समय में धर्मशास्त्रों के समय 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां थी यथा अम्बाष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहिक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हुआ था। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया, निर्वासित और अनिर्वासित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते। क्या है अस्पृश्य माने जाते थे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना। तो उपनिषदों की रचना। उपनिषद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ की श्रेणी में आते हैं। उपनिषद क्या है भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ की श्रेणी में आते हैं। इनकी रचना उत्तर वैदिक काल माना जाता है। इनकी संख्या 108 है। इनकी संख्या कितनी 108 है जिसे 12 प्रमुख उपनिषद है। उपनिषदों को वेदों के अंतिम भाग माना जाता है। उपनिषद क्या वेदों के अंतिम भाग माना जाता है। अब देखें ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में देखते हैं। पवित्र ग्रंथों पर की गई टिप्पणियों का संकलन। पवित्र ग्रंथों पर की गई क्या टिप्पणियों का संकलन महाविभास किसने दिया था। इसका आंसर होगा वसुमित्र। किसने वसुमित्र। महाविभास बौद्ध ग्रंथ है। इसे महाटिप्पणीकार वसुमित्र ने संकलन किया था। इसमें बौद्ध धर्म के विभिन्न विषयों पर विस्तार से सूचना दी गई। इसमें क्या है बौद्ध धर्म के विभिन्न विषयों पर विस्तार से सूचना दी गई है। यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों में से एक प्रमुख पांडुलिपि है। तोलकम ग्रंथ संबंधित है। तोलकम व्याकरण से। तोलकम किससे। तोलकम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना तोलकम द्वारा किया गया था। तोलकम और अगत्यम के दोनों तमिल व्याकरण ग्रंथ है। ये शिल्पकादिर कार्मु और मणि मैखले नामक 2 महाकाव्य शामिल है। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वैशेषिक दर्शन। क्या है वैशेषिक भारतीय षड दर्शन का भाग है। इसका मुख्य प्रवर्तक ऋषि कणाद है। यह दर्शन न्याय दर्शन से बहुत साम्य रखता है किंतु वास्तव में यह संबंध भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। इसके अनुसार भौतिक जगत की उत्पत्ति अति सूक्ष्म कण परमाणु के संगठन से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट रखते हैं प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल। हम लोग किस जाति के हैं वह है। हम लोग किस जाति के हैं वह है क्या है होमोसिपियंस। मनुष्य होमोसिपियंस जाति के अंदर आते हैं। होमोसिपियन का अर्थ है बुद्धिमान। होमोसिपियन पृथ्वी पे मौजूद सभी प्राइमेट्स की प्रजातियां जो अत्यधिक विकसित है और सुविकसित है। इस श्रेणी के प्राइमेट्स में लेम्बर्स लेटिस एप्स बंदर आदि शामिल है। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ था वह कहलाता है। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ था नवपाषाण काल कहलाता है। क्या कहलाता है नवपाषाण काल कहलाता है। पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार खानाबदोश मानव पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार खानाबदोश मानव जनजातियों ने नवपाषाण काल के दौरान खेती की शुरुआत की थी। यह महापाषाण काल के बाद तीसरा भाग है। पाषाण काल अधिकतर नृविज्ञान और पुरातत्व के लिए जाना जाता है। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग के विशेषता है। पॉलिशदार पाषाण उपकरण नवपाषाण युग की विशेषता है। नवपाषाण युग की विशेषता अस्थायी जीवन शैली की शुरुआत खेती और पशुपालन पॉलिशदार पत्थरों के औजार का इस्तेमाल कृषि और गतिहीन जीवन पौधे मिट्टी लकड़ी
पत्थरों के आश्रय बनाने और आश्रय के फर्श को चट्टानों या जानवरों की खाल से ढकना। इस काल में पैसेज कब्रों भी बनाई गई है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्रधान साक्ष्य प्रमुख है प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। सर्वप्रथम पशुपालन एवं कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम क्या है? पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाले स्थान कोहलडीवा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। नवीनतम खोज के आधार पे भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य वाला स्थान उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किसे चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे चारकोलिथिक युग कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को। चारकोलिथिक युग को ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है। चारकोलिथिक युग को ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है। वह यह काल था जब मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी उपयोग करना शुरू किया था। इस युग में तांबे के औजार और हथियार का निर्माण शुरू हुआ था, जिससे मानव सभ्यता का विकास में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। मानव सभ्यता के विकास में क्या है? एक महत्वपूर्ण बदलाव है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है नर्मदा। नर्मदा नदी घाटी। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। यह जीवाश्म महिला का था। ये जीवाश्म किसका था? महिला का था, जिसे नर्मदा मानव नाम दिया। इसे क्या है? नर्मदा मानव नाम दिया गया है। यह जीवाश्म मध्य प्रदेश के हथनौरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के हथनौरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। यह जीवाश्म लगभग 2 लाख वर्ष पुराना है। यह मध्य प्लेस्टोसीन युग का था। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुल्हाड़ी। पाषाण युग में क्या है? काटने के लिए कुल्हाड़ी समान रूप से प्रयुक्त उपकरण थे। पाषाण काल की सबसे प्राचीन उपलब्धि आग का आविष्कार था, जिससे मानव जीवन को सुरक्षा और खाना पकाने में मदद की। इसके अलावा पाषाण गुफाओं में शैल चित्र प्राप्त हुए, जो उस समय की कला संस्कृति को दर्शाता है। उस समय क्या है? कला संस्कृति को दर्शाता है। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन काल में निषाद, जंगलवासी निषाद नाम से जाने जाते थे। प्राचीन काल में जंगलवासी निषाद के नाम से जाने जाते थे। ये मुख्य रूप से वन उपज पे निर्भर थे। मुख्य रूप से क्या है? वन उपज पे निर्भर रहते थे। जंगलों में ही निवास करते निषाद का उल्लेख महाभारत जैसी प्राचीन भारतीय ग्रंथ में भी मिलता है, जहाँ उन्होंने आदिवासी समुदाय के रूप में दर्शाया है। सबसे पुराना युग है आर्कियन। क्या है? आर्कियन। आर्कियन युग पृथ्वी का सबसे पुराना युग है। आर्कियन युग क्या है? पृथ्वी का सबसे पुराना युग है, जो लगभग 4 अरब से लेकर 2.5 अरब साल पहले तक चला। इस युग में पृथ्वी ठंडी हुई और ज्वालामुखी गतिविधियां कम हो गई। इस दौरान पृथ्वी पे जीवन के पहले साक्ष्य मिले, जैसे सूक्ष्म जीवों का विकास। अरावली पर्वतमाला में आर्कियन युग की प्राचीनतम पटें पाई गई। आर्कियन युग के क्या है? प्राचीनतम चट्टानें पाई गई है। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे अधिक पाए गए हैं? सबसे पहले पाए गए हैं? तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। पूरा पाषाण काल के 3 काल है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल में बांटा गया है। इस युग में दौरान प्रारंभिक युग के दौरान क्या है? प्रारंभिक मानवों के पत्थर से सरल और अपरिष्कृत औजारों का निर्माण और उपयोग करना सीखा है। पाषाण युग में माइक्रोलिथ समानता किस युग में पाए जाते हैं? पाषाण युग में क्या है? माइक्रोलिथ समानता किस युग में पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा मध्य पाषाण युग। माइक्रोलिथ समानता मध्य पाषाण युग में पाए जाते हैं। माइक्रोलिथ समानता क्या है? मध्य पाषाण युग में पाए जाते हैं। यह युग 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पूर्व तक का था। इस युग में छोटे तीखे पत्थरों का विकास हुआ। युग में क्या है? छोटे तीखे पत्थरों का विकास हुआ, जो शिकार और उपकरण बनाने के लिए उपयोगी थे। यह मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण थे। क्या है?
मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण थे। प्राचीन भारत में जेरबो संस्कृति का नाम किस राज्य में उसी नाम के स्थान पे रखा गया है? प्राचीन भारत में जेरबो संस्कृति का नाम किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पे रखा गया है? तो महाराष्ट्र। भारत में लौहयुगीन संस्कृति भारत में लौहयुगीन संस्कृति की जेरबो संस्कृति का नाम महाराष्ट्र के जेरवे स्थान के नाम पे रखा गया है। यह एक ताम्रपाषाण कालीन पुरातात्विक संस्कृति थी जो तांबे और पत्थर के औजारों के प्रयोग से जुड़ी हुई है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा है। आदि मानव ने क्या सर्वप्रथम सीखा है? क्या सीखा है? आग जलाना। आदि मानव ने सबसे पहले पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीखा है। आदि मानव ने सबसे पहले पत्थरों को रगड़ के आग जलाना सीखा है। यह महत्वपूर्ण खोज और पुनर्पाषाण काल की है। और दूसरा आविष्कार पहिए की है। आग का उपयोग खाना पकाने, शिकार करने, औजार बनाने जैसे कार्यों में किया जाने लगा है। आद और इतिहास के पूर्व की अवधि आद और इतिहास के पूर्व की अवधि जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड हैं। क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल वह अवधि है जो मानव के लिए लिखित साक्ष्य नहीं है। इसे पुरालेख मध्यपाषाण नवपाषाण काल में बांटा गया है। पूरा पाषाण मध्यपाषाण क्या है? नवपाषाण काल में बांटा गया। आदि इतिहास में लिखित साक्ष्य थे लेकिन पढ़े नहीं जा सके। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं जो पढ़े जा सके हैं। पुरातन पत्थर युग में किस जाति के मानव थे? पुरातन पत्थर युग में नियंडरथल मानव थे। नियंडर क्या थल? पुरातन पत्थर युग जिसे पुरापाषाण काल भी कहा जाता है में पुरातन क्या है? पत्थर युग जिसे पुरापाषाण काल भी कहा जाता है में मुख्य रूप से निग्रोटो और नियंडरथल जैसी मानव जातियां थी। मध्य पुरापाषाण काल में नियंडरथल मानव की उपस्थिति देखी गई थी। वो भी शिकार और खाद्य संग्राहक पे आधारित थे। क्या थे? शिकार और खाद्य संग्राहक पे आधारित थे। सन 1000 ईस्वी में लोहे के पहिए वाला रथ किस देश में उपयोग होता था? सन 1000 ईस्वी में लोहे के पहिए वाला रथ किस देश में उपयोग होता था? भारत में। सन 1000 ईस्वी में लोहे के पहिए वाला रथ भारत में उपयोग होता था। भारतीय सभ्यता में रथ युग और यातायात के प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त किए थे। रथों में तकनीक, कौशल और कारीगरी का उच्चतम स्तर है जो युद्ध रणनीति में सहायक है। लोहे का उपयोग 1500 से 1000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। लोहे का खोज क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के क्या हाल का पूर्वज है? क्रो-मैग्नमानुस आधुनिक मनुष्य के हाल ही में पूर्वज आधुनिक मनुष्य के हाल ही में पूर्वज को क्रो-मैग्नमानुस ये लगभग 40,000 साल पहले यूरोप में रहते थे। क्या थे? 40,000 साल पहले यूरोप में थे और आधुनिक मानव के समान दिखते थे। ये जागरूक थे और कला और संस्कृति में दृढ़ विश्वास रखते थे। क्रो-मैग्नमानव को होमो-सेपियंस जाति के नाम माना जाता है। क्रो-मैग्नमानव क्या है? होमो-सेपियंस जाति का माना जाता है। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई है। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई है। कब हुई है? तो ये हुई है 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास। 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास कृषि की शुरुआत संभवतः 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी जब मानव सभ्यता का स्थायी निवास बनना शुरू किया। पौधे और जानवरों का व्यवस्थित पालन पोषण शुरू हुआ। इस काल में स्थायी बस्तियों का विकास हुआ। अनाज उगाना पशुपालन प्रमुख व्यवसाय बन गया। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है। क्या अर्थ है? वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो। वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो। इतिहास के पूर्व का समय प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इतिहास के पूर्व का समय क्या है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल में मानव शिकारी संग्राहक थे। इस काल में औजार का उपयोग, कला का विकास, स्थिर जीवन शैली का प्रारंभ, जंगली जानवर संघर्ष की विशेषताएं प्रमुख थी। प्रागैतिहासिक काल में वह समय था जो लिखित प्रमाण नहीं, जिसे क्या है? लिखित प्रमाण नहीं है। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? कुत्ता। कौन सा पशु था? कुत्ता। नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहले कुत्तों को पालतू बनाया था। नवपाषाण काल में मनुष्य द्वारा क्या पहले कुत्तों को पालतू बनाया गया था। फिर भेड़, बकरी, गाय, सुअर और मुर्गियों को पालतू बनाकर उसका उपयोग शिकार और सुरक्षा, दूध, मांस और ऊन के लिए किया गया था। उस समय के बाद मनुष्य अस्थायी कृषि समुदाय में बदल गए। न्यूलिथिक का अर्थ क्या है? न्यूलिथिक का अर्थ है नवपाषाण काल।
नियोलिथिक काल को नवपाषाण काल कहते हैं। नवपाषाण काल 9500 ईसा पूर्व पाषाण युग का आखिरी चरण था, जब मनुष्य ने खेती, पशुपालन, अस्थायी बस्तियों और शिल्प जैसे बर्तन बनाना, बुनाई और पॉलिश किए गए पत्थर के औजार का इस्तेमाल करना शुरू किया था। पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? अग्नि की खोज। क्या थी? अग्नि की खोज। पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि आग का आविष्कार था। पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थे? आग का आविष्कार था। पूरा पाषाण युग में मनुष्य ने पत्थर के औजार, कलाकृतियां बनाना सीखा। पूरा पाषाण काल के उच्च युग के लोहे, चित्रभित्ति और कठोर पदार्थ जैसे क्वार्ट्ज का उपयोग औजार और हथियार बनाने में करते थे, जिससे उन्हें क्वार्ट्ज मनुष्य भी क्वार्ट्जाइट मनुष्य भी पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोलाबरम से। कहाँ से? कोलाबरम से। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कोलाबरम, चेन्नई से प्राप्त हुए हैं। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कला क्या है? चेन्नई से प्राप्त हुए हैं। भारत में पुरापाषाण काल की कलाकृतियां मध्य प्रदेश के भीमबेटका। भारत में पुरापाषाण काल की कलाकृतियां मध्य प्रदेश के भीमबेटका, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी और राजस्थान के डिडवा जैसे स्थानों पे भी इस संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कोलाबरम से रॉबर्ट फुट ने भारत के में पाषाण काल का पहला हस्तकुठार खोज किया है। हैंडेक्स हस्तकुठार। नवपाषाण कालीन गड्ढे आवास के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? नवपाषाण कालीन गड्ढे आवास के अवशेष जम्मू कश्मीर से पाए गए हैं। बुर्ज होम, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में स्थित एक महत्वपूर्ण पाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है, जहाँ नवपाषाण कालीन गड्ढे आवास की खोज की गई है। इसकी खोज 1935 में डॉक्टर टेरा और पीटरसन ने की थी। 2014 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 2014 क्या है? विश्व धरोहर सूची रूप में शामिल किया गया है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं और शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाण कालीन आवासीय स्थल है। यह प्राचीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। क्या प्राचीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? इसे भारत का प्रागैतिहासिक मानव संग्रहण में भी कहा जाता है। यहाँ आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र हैं। भीमबेटका में 750 से ज्यादा शैल चित्र हैं। भीमबेटका में कितने? 750 से ज्यादा शैल चित्र हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सभ्यता पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? सभ्यता पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।